और चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में आज सबसे पहले बात होगी सेना की उस वर्दी की जो कि वीरता और पराक्रम का प्रतीक रही है। जी हाँ, ये वो वर्दी है जिस पर पूरा देश नाज करता रहा है। तो आज सेना की उस कॉम्बैट यूनिफॉर्म का जिक्र होगा जिसे ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देने वाली 2 महिला अफसरों ने पहना था। बिल्कुल, 2 अलग-अलग दिनों में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिस यूनिफॉर्म को पहने नजर आई, उसके पीछे के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं। आइए उनको समझते हैं। भारतीय सेना की ये 2 तेज तर्रार महिला अधिकारी हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन पर पूरा देश फक्र कर रहा है। बुधवार को इन 2 महिला अफसरों ने ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इसके अगले दिन यानी गुरुवार को भी सेना की यही 2 महिला अधिकारियों ने फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की। आपने शायद गौर किया या ना किया हो, लेकिन दोनों ही दिन जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही थी, तो इनकी यूनिफॉर्म में अंतर था। वैसे तो सेना की वर्दी अपने आप ही शौर्य और पराक्रम को दर्शाती है। ये वर्दी देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की पहचान है, जिस पर पूरा देश नाज करता है। लेकिन 2 अलग अलग दिनों में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिस यूनिफॉर्म में नजर आईं, उसके बारे में जानना न सिर्फ जरूरी है बल्कि दिलचस्प भी। दरअसल सशस्त्र बलों में अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म होती है। सेना के जवान या अधिकारी फील्ड एरिया यानी बॉर्डर के पास तैनात होते हैं। वो ड्यूटी के वक्त हमेशा कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रहते हैं। हालांकि पीस एरिया जैसे देश की राजधानी दिल्ली में वो सिर्फ शुक्रवार को ही कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, बाकी दिन अपनी सर्विस यूनिफॉर्म में होते हैं। मसलन आर्मी की ऑलिव ग्रीन तो एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म। लेकिन शुक्रवार के अलावा अगर दिल्ली में दूसरे दिन भी सेना के जवान या अधिकारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखें, तो इसका मतलब है कि वो किसी ऑपरेशन में हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, तब भी सेना के अधिकारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आए। हालांकि दिल्ली जैसी जगह में शुक्रवार को सैनिक या सेना के अधिकारी इसी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिल्ली में गुरुवार 8 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग की, तो उस वक्त दोनों कॉम्बैट यानी कि लड़ाकू यूनिफॉर्म में थीं, जबकि शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन दिल्ली जैसी जगह पर सैनिक या सेना के अधिकारी सर्विस यूनिफॉर्म में होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी का नाम इसके पहले भी सुर्खियों में रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खूब तारीफ की थी। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने वाला अहम फैसला सुनाया था, उस वक्त सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों को सर्वोच्च अदालत ने भी स्वीकार किया था। 17 फरवरी 2020 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, जो कि भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। साथ ही ये भी कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में काम किया था, जहां वो अन्य लोगों के साथ युद्ध विराम की निगरानी और मानवीय गतिविधियों में सहायता करने की प्रभारी थीं। उनका काम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना था। कर्नल सोफिया कुरैशी का भारतीय सेना के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव है। इनके दादा भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, तो पति सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं और खुद तो ये देश का मान बढ़ा ही रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरकार और सेना ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए देश की बेटी विंग कमांडर व्योमिका को चुना। उनके बाद व्योमिका देश की नारी शक्ति की पहचान बन गई। तो चलिए हम उनके माता पिता से जानते हैं कि कैसा रहा उनका बचपन।
व्योमिका सिंह के माता पिता जिनके साथ हम अभी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा रहा बचपन और कैसे व्योमिका भूमिका से व्योमिका तक की कहानी। तो हमारे साथ RS निम साहब हैं, व्योमिका के पिता, और करुणा सिंह जी हैं, व्योमिका की माता जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला कि व्योमिका के दिल में पायलट बनने की इच्छा है? वो पहले ही जब 10th क्लास में आई तब से उसके दिमाग में यही था कि हाँ कि मुझे भी खैर उसको फिर हमने ना इंजीनियरिंग में एडमिशन 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग में करा दिया, और फिर मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने इसने नौकरी की। उसके बाद में बोले कि मैंने तो एयरफोर्स में जाना है, लेकिन डैडी मम्मी से मत कहना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देगी। पहले जाने नहीं देती थी ना, तो फिर बहुत दिन के बाद में, फिर रहने के बाद में फिर एक फ़ोन आया उसका कि डैडी मम्मी को मत बताना, और मैं तो मतलब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। देहरादून में था ना इनका, देहरादून में हो रहा है, मैं जा रही हूँ, और फिर जब मैं आऊँगी मैं सबसे पहले फ़ोन करूँगी कि आप मुनीर का मिल जाना। तो वहीं पे हम लोग रहते थे, मुनीर का से आगे जा कर के तो गाड़ी लेके आना। अच्छा, फिर मैं आया तो आने के बाद उनकी मम्मी से मत कहना मेरा सिलेक्शन हो गया है, और लड़कियां बहुत थी, सिर्फ मेरी 30-35 लड़कियां थी, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है, और किसी को मत बताना, मम्मी को मत बताना, तो मम्मी जाने नहीं देंगी। करुणा जी, ये सारी प्लानिंग आपको पर्दे में रख के हुई, आपको मतलब एकदम अचानक से बम्बार्डिंग हुई आपके ऊपर, जिसमें पता चला कि वो एयरफोर्स में जा रही है, सिलेक्शन? वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालना में दिखते हैं, तो इसके जो आचार विचार, हाव भाव और जो खेल कूद और जो शैतानी, उससे तो यह लगता था कि कुछ अलग है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थे ये। हर चीज़ में, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करना, खेल कूद में भी करना, हर चीज़ में डिबेट में भी करना, हर तरह से वो उसमें भाग लेती थी स्कूल में, और फर्स्ट आती थी। एक बार तो हम INA गए थे मार्केट, तो INA मार्केट में एक कंपटीशन चल रहा था, तो वो चैलेंजेस थे, तो वहाँ पर उसने लड़के के साथ में चैलेंज था इसका, इसने वो जीता, तो वहाँ से 20,800 का इसको प्राइज़ मिला। तो INA जो हमारा मार्केट है, INA का जो सुपर मार्केट है वहाँ पर, तो अब हमने कहा इसका क्या करना है। वहाँ बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ये 20,800 का आपको सामान खरीदना ही खरीदना है। तो हमने वहाँ से चादरें खरीदी, तो जितनी चादर खरीद सकते 1 हफ्ते के अंदर 3-4 दिन डेली जाते रहे, वो खरीदी। उसमें कि एक अभी हमारे पास ये धरोहर है जो हमने ये बिछा रखी है राजस्थानी, तो हमने वो अभी रखी हुई है कि पहचान कि सबसे पहला प्राइज उसने ये जीता था। ये आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि जब वो स्कूल में थी उस समय टीचर ने पूछा कि नाम, सब अपने अपने नाम बताओ, इन्होंने कहा व्योमिका, तो पीछे से किसी ने कमेंट किया कि व्योमिका आकाश में जाएगी ऊपर, तो इन्होंने तभी कह दिया था कि हाँ पायलट बनूंगी और मैं आसमान। हाँ, पहले ये कहा था ऐसे। इसने पहले सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी? नहीं, सेंट्रल स्कूल में नहीं, सेंट एंथनी स्कूल है ना, हाँ, हॉर्स कास्ट में। तो ये हुआ करके, बोल के करे वाह बहुत बढ़िया। तो ये क्या वाकया था मैम जी? ये स्कूल का क्या वाकया था जिसमें आप लोगों को पहली बार पता चला कि ये पायलट बनने का सपना है इनका? वो आपस में बात करते होंगे, बच्चे आपस में शायद बात करते होंगे, तो उसने हमें नहीं बताया कि मैं पायलट बनना चाहती, वो कहते मैं अलग ही करूँगी, जो कुछ भी करूँगी, मैं किताबी कीड़ा नहीं रहूँगी। यानी जब स्वांतः सुखाय सर्वांतः सुखाय हो जाए तो उसका नाम व्योमिका सिंह होता है। जब बचपन से यानी गर्भ से अगर उसको संस्कार मिले और उसके बाद वो उसको आगे पूरा करे, उसका नाम व्योमिका सिंह होता है। और आज देश के सुरक्षा चेहरे का, साहस का, शक्ति का, शौर्य का प्रतीक व्योमिका सिंह है। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा। और कर्नल सोफिया की चर्चा तो देश के कोने कोने में हो रही है। खास बात यह है कि कर्नल सोफिया ने सेना में देश सेवा करते हुए अपनी काबिलियत भी साबित की है, जिस पर देश को गर्व होना लाजमी है।
भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने सेना में अपना कर्तव्य निभाते हुए अब तक कामयाबी की कई बुलंदियां हासिल की हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के बाद कर्नल सोफिया जिस तरह चर्चा में आई हैं, उससे उनकी शोहरत और बढ़ गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में शामिल हुई थी। इसको लेकर उनके ससुराल में काफी खुशी का माहौल है। कर्नाटक के बेलगावी में रहने वाले कर्नल सोफिया के ससुर मोहम्मद गौस साहब बागेवाड़ी को अपनी बहू पर बेहद फख्र महसूस हो रहा है। हमारी बेटी है, हमारे बहू है, उन्हें सेना में उन्हें काम कर रही है, ये काम ऐसे करते चलो बोल के हमें ट्यूशन देते रहते हैं उनको। आज हमारा नाम रोशन करिए और सब लोग मेरे को बहुत इज्जत कर रहे हैं। यही इज्जत से मेरी जीना करने का तमन्ना है। ये गांव में बहुत हमारी इज्जत हो रही है। अभी सब लोग आए थे, सब जात वाले आको सलाम दुआ करे, मेरे को फूल पान करे और गौस भाई तुम्हारा नाम लाए कर को सब जने बोलना है। कर्नल सोफिया कुरैशी की शादी बेलगावी जिले में कन्नूर गांव के मोहम्मद गौस साहब बागेवाड़ी के बेटे ताजुद्दीन बागेवाड़ी से हुई है। सोफिया के पति ताजुद्दीन भी सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। सोफिया की शोहरत से देश भर में उनके तमाम परिजन और रिश्तेदार भी गौरव महसूस कर रहे हैं। झांसी में रहने वाली कर्नल सोफिया की चचेरी बहन शबाना कुरैशी और उनके परिवार में भी जबरदस्त खुशी का माहौल है। परिवार की बेटियों के लिए सोफिया रोल मॉडल उभरी हैं और वो भी उनसे प्रेरणा लेकर सेना में जाने का इरादा रखती हैं। सोफिया की बहन शबाना को भी अपनी बहन पर गर्व है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपने किए की माकूल सजा मिलनी चाहिए। एक बार में इनको पूरा मिटा देने चाहिए पूरे पाकिस्तान को, कि दोबारा से कभी हिम्मत ना हो उनकी भारतीय की तरफ देखने की। कर्नल सोफिया कुरैशी का करियर शानदार रहा है। वो 1999 में सेना में शामिल हुई थी। उन्हें 2006 में भारत के शांति मिशन में कॉन्गो भेजा गया। 2016 में उनको आसियान प्लस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर होने का गौरव हासिल है। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर में कार्यरत थे। वो 1971 के युद्ध में भी शामिल रहे। उनके परदादा भी सेना में थे और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने भाग लिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया को बताने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई छतरपुर में ही हुई। उसके बाद उनका परिवार वडोदरा चला गया था। वडोदरा में कर्नल सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन साइंटिस्ट बनने के बजाय सेना की सेवा चुनी। वो 26 साल से देश की सेवा कर रही हैं और अब सेना की उन महिला अधिकारियों में शुमार हो गई हैं जो देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देने की क्षमता रखती हैं। बेलगावी से सगय राज, छतरपुर से लोकेश चौलसिया और झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि कर्नल सोफिया और व्योमिका दोनों के बारे में जान करके मुझे लगता है हर देशवासी को गर्व महसूस होता है, लेकिन बीइंग अ फीमेल हमें कितना महसूस हो रहा है गर्व, ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां पर आकर नेतृत्व करना, एक फीमेल वहां पर है जो कहते हैं ना कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो बात पुरानी हो गई। अब हम कर भी दिखा रहे हैं वो चीज, और वो भी तो हर एक फील्ड में, हर फील्ड में। तो बहुत गर्व की बात है। उस यूनिफॉर्म में जब वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई थी तो लग रहा था कि हाँ भाई, हमारा देश अब कुछ अच्छा करने वाला है और अच्छा कर भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग इन दो महिलाओं के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बेहतर कर सकता था। बिल्कुल। और जो यूनिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं ना, वाकई यूनिफॉर्म में जब कोई आता है तो वाकई वो वहां पर कोई जेंडर नहीं होता है, वो उस देश का नागरिक होता है जो वहां पर दिख रहा था। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सेना की ओर से चलाया जा रहा है, आपको बता दें कि उसको समर्थन पूरे देश का मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का इंडियन आर्म्ड फोर्स मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में हर भारतीय इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए सलामती की दुआ भी कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रांची में किस तरह से भारतीय सेना की कामयाबी के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। भारतीय जाबाज जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सरहद पे चौकसी बरत रहे हैं और देश को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके प्राणों के रक्षा के लिए, देश के भले के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है,
हर तरह के कामयाबी के लिए, हर तरह का कामयाबी सरहद पे तैनात जवानों के कदम चूमे, इसके लिए ये हवन कराया जा रहा है। रांची का ये पहाड़ी बाबा मंदिर है, कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं को समेटे हुए। बाबा सबसे ऊपर विराजमान होते हैं कई सौ सीढ़ी के ऊपर, और कहा जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से अगर कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। यहाँ हवन किया जा रहा है। ये तमाम लोग श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम सबसे पहले पंडित जी से ही बात कर लेते हैं, पुरोहित से बात कर ले रहे हैं। पुरोहित जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्र है। पहाड़ी मंदिर के मैं मुख्य पुजारी हूँ। क्या ये यज्ञ जो हो रहा है हमारे भारत देश में जो है भिन्न भिन्न जगह पर जो है आतंकवाद जो है पूरा फैला हुए है। उन लोग अनिष्ट कर रहा है, निर्दोष व्यक्ति को उन लोग जान मार के हत्या करके फेंक दे रहा है, नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। इसीलिए जो है हम लोग आतंकवाद के हमेशा जड़ से खत्म हो जाए उसके लिए हम लोग आहुति दे रहे हैं। कई मान्यताओं को ये मंदिर समेटे हुए है। यहाँ जो है भगवान शंकर का, महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। ऊपर जो है कई सीढ़ियों के ऊपर बाबा विराजमान है, और जाहिर तौर पे ये कहा जाता है, ये फर्म बिलीव है, विश्वास है, आस्था है लोगों का कि सच्चे दिल से यहाँ अगर कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। महामृत्युंजय जाप भी किया जा रहा है देश के जवानों के लिए, देश के जाबाजों के लिए जो देश के सुरक्षा में लगे हुए हैं, जीत के लिए, कामयाबी के लिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची। तो देखिए, उधर केदारनाथ धाम में भी ऑपरेशन सिंदूर पर निकले भारतीय सैनिकों की जीत और दीर्घ आयु के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ये पूजा अर्चना मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारियों और तीर्थ पुरोहित समाज ने मिलकर की। इस दौरान पूरा धाम वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। आज श्री केदारनाथ धाम में जितने भी तीर्थयात्री आए हैं, श्री केदार सभा सबसे निवेदन करती है कि आप लोग यहाँ पे आए हो तो भगवान श्री केदारनाथ जी पूजन दर्शन पे जरूर आप अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने सैनिकों के दीर्घायु के लिए भगवान श्री केदारनाथ जी से कामना करें, और सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि हमारे पूरे राष्ट्र में बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और देश में अमन चैन बना रहे, आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिले, इसके लिए भोपाल में भी तिरंगा रैली निकाली गई। भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर मस्जिद में पहले दुआ पढ़ी। ताजुल मस्जिद में तिरंगा लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने जज्बात बयां किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है, और जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो जुमे की नमाज अदा हुई है, उसमें भारतीय सेना के साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो हैं खड़े होकर के हाथों में तिरंगा लेकर के आज पहुंचे हैं। यहाँ पे एक खास दुआ जो है वो पढ़ी गई है भारत की सेना के लिए और पाकिस्तान की हार के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली मस्जिदों में से एक ताजुल मसाजिद में, जहाँ पे आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं लोग। और ये तमाम लोग भारत की जीत के लिए इन्होंने आज खास दुआ जो है वो मांगी है अपने जुमे की नमाज में। और इसके साथ ही ये तमाम लोग मस्जिद से कुछ दूर तक हाथों में तिरंगा लेकर के ऐसे ही पैदल मार्च करते हुए चल रहे हैं और भारत की जीत के लिए ये तमाम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं। आप लोगों ने आज खास नमाज के बाद दुआ भी पढ़ी है भारत की जीत के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप जो कुछ सीमा पर चल रहा है इस वक्त, तो भारत जिस तरीके से जवाब दे रहा है? हमने तो यही दुआ करी है कि साहब के मालिक भारतीय सेना को अमर रखे, उनको ताकत देता रहे, और हम सबके अंदर भी जोश जज्बा है, जहां जरूरत पड़ी हम लोग भी जाएंगे। और जो उन्होंने हमारे मासूमों की जान ली थी उसका बदला लिया जा रहा है, और बोला था मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी में मिलाने का टाइम आ गया है, वो मिला के रहेंगे इंशाल्लाह। मौका मिला तो जाएंगे लड़ने? बिल्कुल, सब जवान है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारतीय सेना अमर रहे,
आप देखिए कि साफ तौर पे जो लोग हैं वो तमाम ये अपनी बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये तमाम अपनी जो इनकी इच्छाएं हैं वो सामने रख रहे हैं। आप लोगों ने आज खास दुआ पढ़ी है जुमे की नमाज पे और भारत की जीत के लिए भी दुआ रखी है। पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ हुई है और आर्मी के लिए दुआ हुई है और सभी जगह से दुआ का मकसद यही है कि इस देश से और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के जो हमले होते हैं, आतंकवाद का पूरी तरह से सर्वनाश होना चाहिए। आतंकवाद का पूरी तरह से अब खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्मी ने जो सिंदूर मिशन रखा है बहुत ही बेस्ट रखा है। इसके लिए हम सब बेस्ट ऑफ लक करते हैं। पूरा भारत का मुसलमान कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ है और सारे देश के धर्म साथ खड़े हुए हैं। अगर मौका मिलता है अगर हिंदुस्तान मिलेगा तो हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान सीमा पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, है ना, और अपनी जान निछावर कर देगा अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान कांधे से कांधा मिला के आर्मी का साथ। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और इसी तरीके के तमाम नारों के साथ जो मुसलमान समाज है भोपाल का वो एकजुट होकर के आज जुमे की नमाज पे खास दुआ पढ़ी है भारत की जीत के लिए और पाकिस्तान की हार के लिए और साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ इस जंग में वो पूरी तरीके से अब पाकिस्तान के खात्मे की मांग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविशपाल सिंह, भोपाल। और पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को देश की सेलिब्रिटीज से खूब समर्थन मिल रहा है। कई नामी चेहरे लगातार अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भारतीय सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यही नहीं, कई सेलिब्रिटीज ने भारतीय सैनिकों के जज्बे और हिम्मत को सलाम किया है। साथ ही लोगों से भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद से भारतीय सेना के चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खास तौर से सेलेब्स भारतीय सेना की इस कार्रवाई का पुरजोर तरीके से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर देर रात भी कई खास चेहरे इंडियन आर्म्ड फोर्स के ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्रवाई पर अपने रिएक्शन देते नजर आए। कुछ सेलेब्स बोले कि रात भर सोए ही नहीं, वहीं कुछ ने भारतीय सेना की कार्रवाई को सलाम करते हुए देश की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। तो सबसे पहले आपको एक्ट्रेस निम्रत कौर का बयान सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का समर्थन करते हुए वो बोली कि वो एक शहीद की बेटी हैं और पहलगाम अटैक के दर्द को करीब से महसूस करती हैं। पहलगाम में हुआ वो हम सबने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और बहुत दुख हुआ। मैं एक शहीद की बेटी हूँ और पापा को हमने कश्मीर में खोया था 1994 में, और मैं बखूबी समझती हूँ कि एज अ फैमिली क्या ड्रास्टिक सर्कमस्टांसेस आपके सामने लाइफ खड़ी कर देती है, और ये बहुत दर्दनाक और दुखदायी बात है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक अटैक किया है टेररिस्ट कैंप्स पर, मैं पूरी तरह उस एक्शन को सपोर्ट करती हूँ और मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में ही नहीं इस दुनिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं कंगना रनौत ने भी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला एक प्रतीकात्मक क्लिप शेयर किया और लिखा, हाल या मूड। मिस वर्ल्ड रही एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने भी देशवासियों की रक्षा के लिए सेना पर गर्व करते हुए कहा कि वो भी भारतीय सेना के परिवार से ही आती हैं। इसी दौरान भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें अपने बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। आइए अपनी भूमिका निभाएं और इस दौरान सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने भी देशवासियों की बहादुरी से रक्षा करने के लिए भारतीय सेना की खूब सराहना की। वहीं पंचायत फेम एक्टर आसिफ खान ने भी भारतीय तिरंगे की तस्वीर पोस्ट कर उनकी रक्षा की कामना की है। हालांकि एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने इस तनावपूर्ण हालात में सिर्फ सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी का उपयोग करने के लिए ही सभी से अपील भी की।
वहीं एक्टर रितेश देशमुख भी देश के असली हीरो यानी भारतीय सेना को सलाम करते बोले, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन दिनों फिल्म भूल चूक माफ से चर्चा में आई बॉलीवुड अभिनेत्री वामिका गब्बी ने भी एक्स पर लिखा, हाउ इज द जोश। इसके अलावा भी एक्ट्रेस ने अपने 2 ट्वीट में भारतीय सेना पर गर्व किया। यही नहीं, एक्टर वीर दास ने भी सेना को देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही तनावपूर्ण माहौल में जो ब्लैकआउट में बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना की। कुल मिलाकर ऐसे कई सेलेब्स भी भारतीय सेना के जज्बे और पराक्रम को सलाम करते नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को सटीक और करारा जवाब है। अच्छा, वैसे भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके की तनाव की स्थिति है, आप लोग ऑन एंड ऑफ कितना मोबाइल फोन या अदरवाइज देखते हैं? आपके मन में क्या चलता है इसको लेके? टू बी ऑनेस्ट, एक वॉर एंजाइटी आपको होती है। आपको होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे मैं लगातार जब से हुआ है तब से देख रही हूँ, तो लगता है कि अब क्या होगा, इस पल क्या होगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि रात में कुछ ना कुछ होता है। तो अभी मुझे फिलहाल लग रहा है कि आज रात क्या होने वाला है, तो वो एक एंजाइटी रहती है। तो वो आपके मन में डर पैदा करती है? डर नहीं पैदा करती, क्योंकि हमारा क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि डर तो कहीं नहीं लगता है, और पाकिस्तान जब सामने हो तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब लेकिन ये रहता है कि हाँ क्या होगा, ये जानना जरूर होता है। आपको कितना सर्व करती हैं फोन? सर्व तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है, क्योंकि खबर से अपडेटेड होना होता है। अगर आप टीवी के सामने नहीं है तो आप मोबाइल, आपके पास ऑप्शन है, और बीइंग इनटू न्यूज़ ये करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक आपने दीपिका से सवाल पूछा, तो मुझे ये लगता है कि डर है, इसलिए डर है क्योंकि सामने पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास अपनी कोई सोच ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे किसी दुश्मन से जिसके पास ना कोई अपनी सोच है, समझ है, और वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, तो उससे थोड़ा डरना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी तक अगर आप जो स्क्रोलिंग की बात आप कर रही हैं, तो इंस्टा पे भी आप देख रहे होंगे, बाकी जगह भी आपको टिप्स दिए जा रहे हैं कि अपने आप को आप तैयार या रेडी कैसे रखें। तो उन पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खुशी घर में बात होती है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए हम इस प्रोफेशन में है ना, तो हम शायद इसको डील कर सकते हैं। लेकिन जो आपने वॉर एंजाइटी की बात की, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने बताया कि वो रात 5 बजे तक टीवी देख रही थी और वो पूरी रात सो नहीं पाई, और वो इतना परेशान थी। तो आई थिंक इससे डील करना आम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये तनाव को लेकर किस तरीके से आप इस तनाव को डील कर सकते हैं? वॉर एंजाइटी है क्या, कैसे आप इससे डील करें, कैसे खुद को आप सेफ और सिक्योर रखें, आप अपने मन मस्तिष्क को कैसे ठीक ठाक रखें, ये सब आपको अभी बताते हैं। वॉर एंजाइटी से बचने का तरीका है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें, आर्मी को अपनी ड्यूटी करने दें, आर्मी के ऊपर फेथ करें, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ करें, और जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं आपको न्यूज़ पे भरोसा करना है, ना कि फेक न्यूज़ पे। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी, और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्विटर्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह बैन कर दिए हैं, जिससे किसी तरह की का एंजाइटी ना हो। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट पे विश्वास रखना है, अपनी जो दिनचर्या है उसको कंटिन्यू करना है, और उसके अलावा जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप वो एंजाइटी से दूर रहेंगे। अगर आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको करिए, बाकी कुछ फॉलोइंग सिचुएशन जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है तो उसको बड़े रिलैक्स्ड होके लीजिए, क्योंकि जब आदमी पैनिक कर देता है एंजाइटी में तो वो उसको और उसके अंदर खलबली पहुंचाता है, जिससे उसको और प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया कि एक बच्चा साउथ में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो वो पेरेंट्स को इतनी एंजाइटी हो गई कि उन्होंने अपने बच्चे को साउथ से कहा कि भाई तुम वापस नॉर्थ में आ जाओ। तो जब पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको समझाया, देखिए आपका बच्चा सबसे सेफ जगह पे है, वो साउथ में है, इंडिया की आप लेंथ देखिए तो 3000 किलोमीटर आपके से दूर वो बैठा हुआ है, तो वो आपसे ज़्यादा सेफ है। तो कहने का मतलब है कि लोगों की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, वॉर एंजाइटी की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, और वो उसको बहुत ही मायोपिक, बहुत ही टनल विजन से जो उन्होंने अपने मन में सोचा होता है या जो नेगेटिविटी वो लाए होते हैं उसी के बारे में वो फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आदमी को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए अपने आप बिजी रहिए, अपने कंपनी में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है
उसको चेक करिए और फिर अपना एक ओपिनियन बनाइए। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तमाम खबरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। ऐसे में फेक खबरों पर निगाह रखने के लिए लखनऊ में खास तौर से कंट्रोल रूम बनवाया गया है, जहां पर पुलिस फेक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर फैले तनाव को देखते हुए देश की सेनाएं आतंक और आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह पाकिस्तान की सरपरस्ती की, अफवाह पाकिस्तान की सेनाओं को लेकर, और जिस पर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये डीजीपी मुख्यालय का एक सोशल मीडिया टीम है, जहां पर पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं या कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं उनके वीडियो के जरिए या उनके पोस्ट के जरिए देश की सुरक्षा, देश की सेनाओं के ऊपर सवाल तो नहीं खड़े किए जा रहे। इसी कड़ी में मेरठ में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। एक ने मेरठ में एक शख्स ने पाकिस्तान का झंडा अपनी डीपी में लगाया था और दूसरे ने पाकिस्तान को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था। ये लगातार सोशल मीडिया टीम मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीमें अलग से लगाई गई हैं, चाहे वो एक्स अकाउंट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब चैनल्स के जरिए जब वह फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई का दौर लगातार तेज किया जा रहा है। डीजीपी मुख्यालय पर हो रही इस मॉनिटरिंग पर उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसरों की नजर है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने साफ तौर पर कह दिया गया कि ऐसे अफवाहबाजों पर सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस बार उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ एटीएस और आईटीबीपी के जवान भी सुरक्षा इंतजामों में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का समंदर। मौसम की चुनौतियों के बावजूद रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए प्रशासन ने सभी तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। पुलिस के साथ साथ पहली बार एटीएस, बम निरोधक दस्ता और आईटीबीपी की 19 बटालियन को भी तीर्थ यात्रियों की हिफाजत में तैनात किया गया है। मंदिर परिसर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दर्शन के लिए कतार में लगे भक्तों को बाकायदा जांच के बाद ही मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और जितने भी पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है उसके सुपरविजन के लिए और मंदिर की सुरक्षा में क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एटीएस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एलआईयू और पुलिस की जो भी शाखाएं सभी तत्परता से महिलाओं के विंग के सहित सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और कोई भी यहाँ अनहोनी बचाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस अधिकारी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस साल 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो चुके हैं और इन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा है। कोशिश यह है कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के चारों धाम के दर्शन कर पाएं और ये यात्रा उनके लिए यादगार बन जाए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। 133 कार्डिनल निर्वाचकों ने कैथोलिक चर्च का नया पोप चुन लिया है। सेंट पीटर स्क्वायर में जुटे हजारों लोगों के बीच रॉबर्ट प्रेवोस्ट के नाम का ऐलान किया गया। प्रीवोस्ट पहले ऐसे अमेरिकी हैं जिन्हें कैथोलिक चर्च का पोप चुना गया है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद प्रीवोस्ट सबसे बड़े ईसाई गुरु बन गए हैं।
14 के नाम से जाना जाएगा। सेंट पीटर्स बेसिलिका की सेंट्रल बालकनी में सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलने के करीब 70 मिनट बाद नए पोप दिखाई दिए। उनहत्तर वर्षीय रॉबर्ट प्रीवोस्ट मूल रूप से शिकागो के रहने वाले हैं। प्रीवोस्ट ने अपने ज्यादातर करियर पेरू में एक मिशनरी के रूप में बिताया है और वो 2023 में ही कार्डिनल बने थे। 12 साल तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने के बाद 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, जिसके बाद प्रोवोस्ट को नया पोप चुना गया है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक पैपल कॉन्क्लेव में नए पोप को चुना जाता है, जिसमें दुनिया भर से आए कार्डिनल्स नए पोप का चुनाव करते हैं। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरी होते हैं। नया पोप चुनने के लिए कॉन्क्लेव में कई बैठकें होती हैं। 80 से कम उम्र के कार्डिनल्स सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं और नया पोप बनने के लिए किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट चाहिए होता है। नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल नियुक्त किए जाते हैं, जो हर बैलेट को जोर से पढ़ते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते तो बैलेट को स्टोव में जला दिया जाता है। जिन रसायनों के जरिए इन बैलेट को जलाया जाता है उससे बेहद काला धुआं बाहर निकलता है, जबकि किसी उम्मीदवार को किसी राउंड में गुडनेस टुडे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए फिलहाल आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ मैचेस को आईपीएल फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है, क्योंकि कल रात हिमाचल प्रदेश में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला हो रहा था धर्मशाला में, जिसे फिलहाल रोका गया और उसे आगे के लिए पोस्टपोन किया गया। खुशी, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, आपको बता दें बीसीसीआई की आज सुबह मीटिंग हुई थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि फिलहाल 1 हफ्ते के लिए आईपीएल को रोका जाएगा और 1 हफ्ते के बाद डिसीजन होगा कि आईपीएल कब और कहां होगा, क्योंकि काफी फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, तो उस लिहाज से सबकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो वीरता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुकाबला करके परास्त लोगों को किया है, तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। जहाँ तक नई डेट्स उन सबका सवाल है तो हम कंसल्ट करेंगे सबसे और नई डेट्स की घोषणा उस दृष्टि से करेंगे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे ब्रॉडकास्टर का, जियो टीवी का, और दूसरा जो है ये टाटा आईपीएल जो टाटा स्पॉन्सर है, और बाकी से हमारे जो फैंस हैं सबका, कि उन्होंने जो है ऐसे मौके पे इस मामले में अपना हमारा साथ दिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी वगैरह ने भी तमाम चिंताएं प्रकट की थी खिलाड़ियों को लेकर, तो इन सबको ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है। सरहद पर तनाव है, लेकिन उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारी सैन्य ताकत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हुए मैदान में डटी है। और ऐसे में हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि फेक खबरों से बचें और ऐसी खबरों को फैलाने से रोकें और देश की एकता को तोड़ने की कोशिश ना करें। ऐसे तनाव भरे माहौल में मिलजुल कर रहना है, देश के दुश्मनों को बहुत बड़ा सबक सिखाना है। बिल्कुल, तो एकजुट रहिए, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते रहिए, उन पर भरोसा रखिए। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सारी जानकारी और सटीक सच्ची खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मिलते हैं सोमवार को चाय पर चर्चा।